हाय दोस्तों, मैं आनंद सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आनंद ट्यूटोरियल पर। यहां पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिजिक्स, मैथ, हाई स्कूल, साइंस एंड मैथ और साथ ही साथ वनडे एग्जाम से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और मजेदार ट्रिक्स के साथ मैथ मिल जाएगा। आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं वो हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स से संबंधित पहला और सबसे पहला चैप्टर है, जहां से आज से हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। वो है भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। मेरा जो लेक्चर होंगे वो बोथ मोड में होंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तब भी मैं समान रूप से आपके लिए लाभदायक रहूंगा, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड हैं तो भी, क्योंकि आपको दोनों मोड का ज्ञान एक ही जगह पर हो जाएगा। इस चैप्टर को बहुत ही हल्के में टीचर लेता है और कई बार पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन आपको बताया जाए ये जो चैप्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके जरिए आप ये जानते हैं कि हमें अगले 2 सालों में यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है और उनमें हमें क्या पढ़ेंगे, उसका क्या यूजेस हैं, आगे चलकर क्या यूजेस हैं, किस प्रकार के फोर्सेस होते हैं हमारे आसपास, बल होते हैं, इन सभी की चर्चा यहाँ पर छुपी हुई है। तो ये एक चैप्टर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके 2 सालों के सफर का, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये रिकैप है, यानी कि आधे घंटे के सीरियल को 2 मिनट के अंदर खटाखट दिखा देना ही भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड है। इंसान को शुरुआत से ही अपने आसपास घटने वाली सभी घटनाएं चमत्कृत करती रही हैं, यानी कि आश्चर्य में डालती रही हैं। वो वंडर होता रहा है कि ये कैसे हो रहा है यार। सुबह होता है, शाम होता है, यानी कि दिन ढलता है, रात होती है, फिर सुबह हो जाता है, मॉर्निंग नाइट, ये लगातार चल रहा है। कभी सीजन बदल रहा है, कभी ठंडा है यानी कि कोल्ड है, कभी बारिश हो रही है यानी कि रेनी हो रहा है, और कभी कुछ हो जा रहा है। एक बैग बारिश, एक बैग धूप निकल जा रही है। अर्थ अपनी जगह पर रोटेट कर रही है और हमें लग रहा है कि सूरज चल रहा है, ठीक है, इधर से उधर, पूरब में इधर, सुबह इधर दिख रहा है ईस्ट में, पूरब में, शाम को वेस्ट में। ये सारी चीजें आज कोई नई बात नहीं है, उस समय के भी इंसानों ने देखी। आज हमें शायद ये हंसी लगती है क्योंकि मैं बड़ा इजीली इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन ये सब जानने के लिए हमारे पुरखों ने काफी सारा मेहनत किया और बहुत सारी बातें की, जानकारियां कलेक्ट की, धीरे धीरे विकास हुआ और आज की फिजिक्स या आज के साइंस तक हम पहुंचे हैं। जहां तक हम बात कर रहे हैं फिजिक्स या भौतिक की, ये भी कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है, और साइंस सिर्फ साइंस बोल देने से काम नहीं चलता, हिंदी में हम इसे विज्ञान बोलते हैं। ये 3 अलग अलग विषयों का समावेश अपने अंदर करता है। वो क्या क्या विषय हैं? तो जवाब है सर, वो 3 विषय हमारे पास हैं। भौतिक यानी कि फिजिक्स, जिसके बारे में हम यहां पढ़ेंगे। दूसरा रसायन यानी कि केमिस्ट्री, और तीसरा जीव विज्ञान, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। इन 3 चीजों को जब हम मिला देते थे तो हम विज्ञान कहते थे। हाई स्कूल तक का आपका सफर विज्ञान से ही था, विज्ञान की एक ही बुक में सब कुछ थे, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो ये सारी चीजें थोड़ी ब्रॉड हो चुकी हैं और ये किताबें अलग अलग बढ़कर एक विषय बन चुकी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम चर्चा करेंगे फिजिक्स पर, लेकिन उसके भी पहले विज्ञान पर यानी कि साइंस पर। ये साइंस शब्द कहां से लिया गया, इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन से लिया गया है, ठीक है। और वहां पर ये सिंटिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंटिया, ये शब्द है वहां पर, और वहां से साइंस की उत्पत्ति हुई। अब सवाल ये है कि सिंटिया का मतलब क्या था। देखिएगा, हम अपने आप से सवाल पूछते थे पहले, सूरज क्यों निकल रहा है, सूरज क्यों अस्त हो रहा है, मौसम क्यों बदल रहे हैं, सीजन क्यों चेंज हो रहा है। तो हम हर बार कुछ जानना चाहते थे, टू नो करना चाहते थे, वाई या टू नो या जानना चाहते थे। तो टू नो जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उसी को लैटिन में सिंटिया बोला जाता था। तो सिंटिया का मतलब हुआ टू नो, और टू नो से सिंटिया बना, और सिंटिया से क्या बना? साइंस बना। इसी से कुछ रिलेटेड शब्द हमारे आसपास हैं जो हम अलग अलग भाषाओं में पाते हैं। सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन भाषा आप अच्छे से जानते हैं संस्कृत है। वहां पर इसके लिए कोई शब्द ना हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो संस्कृत में भी इसके लिए एक शब्द है। वो विज्ञान शब्द जो आया आपके पास, वो संस्कृत भाषा से ही आया है। आपकी बुकों में विज्ञा ऐसे लिखा होगा, विजना, ठीक है, यानी कि विज्ञानी उसको हमको पढ़ेंगे, विजनन लिखा होगा, विजन, ठीक है, इसको हम विजन कहते हैं, वहां से विज्ञान शब्द निकल कर आया, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम अरबिक शब्द में जाते हैं या अरबिक भाषा में जाते हैं तो वहां भी हमें एक और चीज मिलती है। अरबिक भाषा में हमें एक और वर्ड ऐसा ही मिलता जुलता मिलता है, ठीक है। अरबिक भाषा में भी ऐसा ही कुछ मिलता है। आप भी अपने आसपास यूज करते होंगे, लोग कहते हैं गुरु के पास हम इल्म लेने जाएंगे, ठीक, तो वहां इल्म शब्द का प्रयोग होता है। इल्म का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो इल्म भी इसी से मिलता हुआ शब्द है। तो साइंस है क्या? टू नो, यानी कि चीजों को जानना, पहचानना, क्यों ऐसा हो रहा है, काहे ऐसा हो रहा है, यही जानना साइंस है, ठीक है। यानी कि साइंस, अगर कोई पूछे सर डिफिनेशन क्या बनेगी साइंस का, तो जवाब हुआ कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टमैटिक का मतलब हुआ कि कुछ स्पेशल तरीके से, सिस्टम से किया गया, ठीक है। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना, यानी कि जो हमारे आसपास की प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं उनका सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करना साइंस है। इन मच डिटेल, जितना हम कर सकते हैं, जितना अंदर तक घुस सकते हैं, एंड डेप्थ, जितना अंदर तक जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना ही साइंस हमारा कहलाता है, ठीक है। अब ये साइंस तो यहीं तक लिमिटेड है, और साइंस के नो में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर फिजिक्स की बात करें तो कोई कहेगा हीरा क्यों चमकता है, यानी कि वाई डायमंड साइन। अगर हम रसायन की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या ओजोन बनती कैसी है, रसायन का सवाल बन जाएगा। जीव विज्ञान में आएंगे तो पूछ सकते हैं अमीबा यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोष की है या बहुकोष की है। तो हर किसी के अपने दायरे थे। हमें बात करनी थी फिजिक्स की, तो हम फिजिक्स पर आते हैं। फिजिक्स किस हिस्से पर बात करता है, ठीक है, आइए देखते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। अब सवाल है, फिजिक्स को हम लोग फिजिक्स तो बोलते ही हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी में हम इसको भौतिक शब्द से इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों दो मोड चाहिए, क्यों हमें दोनों मीडियम पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों मीडियम नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी हमें अच्छे से चीजें समझ में नहीं आती। कुछ हमें ये आसान बनाता है तो कुछ हमें ये आसान बनाता है। अब देखिए फ्यूसिस शब्द है, यहाँ पर क्या शब्द है, एक फ्यूसिस शब्द है, जहां से ये निकला है। फिजिक्स कहां से बना हुआ बाबू? फ्यूसिस शब्द से। और ये किस भाषा का शब्द है? तो जवाब है ये ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक में नेचर यानी कि प्रकृति को, नेचर का मतलब क्या होता है बाबू? प्रकृति। प्रकृति को ही क्या कहा जाता है? फ्यूसिस कहा जाता है। तो उसी से नेचर के लिए वहां फ्यूसिस वर्ड था, और फ्यूसिस आगे चलकर डिफॉर्म होता हुआ, बदलता हुआ फिजिक्स बन गया, ठीक है। ये रहा फ्यूसिस की डिफिनेशन। यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? तो जवाब है नेचर, यानी कि नेचुरल साइंस। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल साइंस। तो सबसे छोटी सी अगर मैं डिफिनेशन बोलूं तो प्रकृति विज्ञान को, नेचुरल साइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, यानी कि भौतिक कहते हैं। अब ये भौतिक शब्द कहां से आया, ये जरूर आपको पूछना चाहिए। तो ये भौतिकी शब्द जो आया, भौतिक जो शब्द आया, वो भौतिकी से आया है। किससे आया है? भौतिकी से। किस शब्द से आया बाबू? भौतिकी से। जो कहां से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक है। वहां भी इसका मतलब प्रकृति से ही होता है, ठीक है। तो भौतिकी शब्द से भौतिक का जन्म हुआ। हिंदी वाला जो आया वो संस्कृत से लिया गया था, ठीक है। तो अब सवाल उठता सर फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जवाब है सर फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल फिनोमिना, यानी कि प्रकृति की घटनाएं, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं, उनके कॉज, ठीक है। तो द नेचुरल इवेंट विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लॉज, ठीक है। प्राकृतिक घटनाएं प्राकृतिक नियमों के द्वारा ही पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। आप कहेंगे सर प्राकृतिक घटनाओं में क्या आता है? अपना हाई स्कूल याद कर लीजिए, बहुत सारी चीजें। शीशा क्यों चमकता है? अगर हम साइड वाले मिरर में देखें तो एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। हीरा क्यों चमकता है? हमारी आंख कितने मेगापिक्सल की है? हमारी आंख में इमेज कहां पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ये सारे सवाल कहां से रिलेट करते हैं? फिजिक्स के रिलेट करते हैं। अर्थ क्यों अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है? अर्थ क्यों सन का ही चक्कर काट रही है? या अर्थ हवा में कैसे लटकी हुई है? ऐसे सारे सवालों के जवाब हमें कौन देता है? फिजिक्स। और इसीलिए फिजिक्स की बातें जो हैं बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत ही लार्ज बॉडीज पर कायम होती हैं। यानी कि हम छोटी छोटी बात अगर करें तो मैं थोड़ा सा याद कराऊंगा। आप लोगों ने एटम्स पढ़ा, यानी कि परमाणु पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि हम इस तरीके की भी चीजें पाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में, और बाहर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप की सॉरी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तब शायद जाकर हम इनको देख पाए। नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं। और साइज भी, इनका मास भी कितना, अगर कोई पूछे तो कहेंगे सर जी इसका मास भी लगभग 10⁻27 किलोग्राम के आसपास, ठीक है, या -31 के रेंज में। इन दोनों का अगर मैं मास की बात करूं तो इनका जो रेंज है 27 से लेकर 10⁻31 किलोग्राम, यानी कि नगण्य। आप सोचिए जरा कितना कम है, 10⁻27, 10⁻31। और दूसरी तरफ सन की बातें करते हैं, अर्थ की बातें करते हैं, ठीक है, जिनका न जाने कितना टन मास है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिजिक्स के नियम जो हैं वो छोटे से छोटी बॉडी पर भी लगते हैं और बड़ी से बड़ी बॉडीज पर भी लगते हैं, यानी कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी लगते हैं और वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी लगते हैं, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म पर भी लगते हैं और वो सूक्ष्म पर भी लगते हैं और स्थूल पर भी, और दोनों पर बराबर तरीके से काम करते हैं मित्रों। दोनों पर जो रूल्स हैं फिजिक्स के वो बिल्कुल इक्विवेलेंटली काम करते हैं, चाहे आप माइक्रोस्कोपिक बातें करें या माइक्रोस्कोपिक, चाहे आप सूक्ष्म की बातें करें या स्थूल की बातें करें, दोनों पर ये बराबर तरीके से काम करता है इसके नियम। ये सबसे अच्छी और खूबसूरती है फिजिक्स की, ठीक है। अब यहां पर हम फिजिक्स की शाखाओं के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इनडायरेक्टली समझिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, अगले 2 सालों की यात्रा में क्या पढ़ने वाले हैं, यहीं से हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो अब आगे है भौतिक की शाखाएं, ठीक है। अपनी पढ़ाई की सुविधा के लिए हमने इसको बांट रखा है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। भौतिक की शाखाएं यानी कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे और सभी में सबके बारे में बातें करेंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो कहीं ना कहीं आपने 9th और 10th में पढ़ा, ठीक है। अब यहां पर हम उसको थोड़ा सा एक नाम देंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहली ब्रांच हमारी आ रही यांत्रिकी। आप याद करिए क्लास 9th में जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो आपने क्या पढ़ा था, आपको याद आएगा कि सर हमने वहां मास के बारे में पढ़ा था, हमने सर वहां फोर्स के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है, हमने सर वहां एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि द्रव्यमान बल त्वरण के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने वहां पर न्यूटन लॉस पढ़े थे, ठीक है, न्यूटन के नियम पढ़े थे, न्यूटन लॉस पढ़े थे, ठीक है। तो यांत्रिकी किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, तो जवाब है यही जिनकी बातें हम लोग कर रहे हैं। न्यूटन और न्यूटन के नियम का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स है, क्योंकि हम आपको फोर्स मास बताए, हम आपको पहले एक्सेलरेशन बताए, हम आपको वेलोसिटी बताए और ले जाकर कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर जोड़ दिए किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन से, या फिर हमने जोड़ा आपको डीपी बाई dt से, जिसका मतलब फोर्स भी होता था। इसको ऐसा ना याद आ रहा हो तो आप कहते थे कि आपके मोमेंटम में होने वाला बदलाव, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, हिंदी में कहते थे संवेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग फोर्स कहते हैं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और न्यूटन के 3 नियम पढ़ा कि गति होने के लिए क्या जरूरी है, बल चाहिए। फिर हमने न्यूटन का तीसरा नियम भी पढ़ा, क्रिया प्रतिक्रिया, जितना क्रिया करेंगे एक्शन रिएक्शन लॉ, जितना क्रिया करेंगे उसी के एवज में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी मिलेगी। तो जिस ब्रांच में हम न्यूटन एंड न्यूटन्स के रूल्स पढ़ते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, आपको बताया गया होगा कि ये 2 पिंडों के बीच में काम करता है, 2 मासेस के बीच में काम करता है। तो इस फोर्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, यांत्रिकी के। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि न्यूटन के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम जो आपने पढ़ा वो हिस्सा किसके खाते में आता है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगली ब्रांच के बारे में बात करेंगे, सेकंड ब्रांच हमारी कौन सी है, देखते जाइएगा, ऐसे धीरे धीरे हम लोग बातें करेंगे। अब अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये यांत्रिकी जब हम पढ़ेंगे तो हमारे फर्स्ट ईयर में क्या है, जवाब यही है, दूसरे चैप्टर से आप शुरू करेंगे और लगभग मैं समझ रहा हूं दूसरे बुक के में फर्स्ट चैप्टर तक, यानी कि 9 चैप्टर तक, 2 से लेकर 9 तक आपका यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स ही चलने वाला है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए दूसरा हमारा है उष्मागतिकी, उष्मागतिकी, ठीक है, या अंग्रेजी में थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये हमारा सेकंड ब्रांच है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये पूछूंगा। थर्मो मतलब उष्मा से, यानी कि हीट, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब मोशन से, यानी कि गति, ठीक है। तो कैसे हीट चलती है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाती है, कैसे इसके प्रिंसिपल पर हम इंजन बनाते हैं, इनकी पढ़ाई, इंट्रोपी, एंथैल्पी, ये नए शब्द हैं,
हालांकि मैं भी बोलूं बहुत अच्छा नहीं है, सुनने में मजा नहीं आएगा। अच्छी अच्छी आसान आसान बातें करूं तो शायद आपके ज्यादा समझ में आए। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक चीज गर्म है, लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पर है, और दूसरी वाली 80 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो इस केस में अगर इन दोनों को टचअप कराएं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 100 से 80 की तरफ हीट चलकर जाएगा। इसका मतलब हीट बहता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, लो यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ बहता है। तो वो कैसे बहता है, किन नियमों पर काम करता है, इसका अध्ययन हम करेंगे, तो उष्मागतिकी होगा। आगे चलकर इसी चैप्टर के अंतर्गत हम करनॉट इंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? करनॉट इंजन। और उसी के जरिए हम आगे चलकर आज के जो बाइक्स हैं, मोटर कार्स हैं, इन सबको डेवलप करने का तकनीक पाते हैं। किस तरीके से फ्यूल जलेगा, टैंक कहाँ होगा, फ्यूल कहाँ होगा, तमाम चीजें, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ये दूसरा हेडिंग जो हमारा आता है उसे हम उष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीजें हैं। अगली जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ, मुझे याद आ रहा है, थर्ड वाला आपका है प्रकाशिकी, यानी कि हम इसे ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। इंग्लिश में ऑप्टिक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं मित्रों? प्रकाशिकी। आपने कई सारी घटनाएं पिछले क्लास में पढ़ी हुई हैं, जैसे क्या क्या? रिफ्लेक्शन, याद आ रहा होगा आपको, यानी कि परावर्तन, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। अब कुछ और चीजें आपकी बढ़ने वाली हैं, यहां हम पढ़ने वाले डायफ्रैक्शन, ठीक है, और हम इसको बोलेंगे विवर्तन, ठीक है। और हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इंटरफियरेंस, जो आपका आगे बढ़कर बढ़ने वाला, इंक्रीज करने वाला टॉपिक आपका, जिसका मतलब होता है व्यतिकरण, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग और इसके अलावा जितने भी हमारे दर्शी हैं, प्रकाश में जो यूज किए जाते हैं देखने के लिए, जैसे आप सभी जानते होंगे माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इसी के अलावा आप दूर की चीजें देखते हैं किससे? टेलीस्कोप से देखते हैं, यानी कि दूरदर्शी, ठीक है। तो इस तीसरी ब्रांच के अंतर्गत ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? ये सारे फिनोमिना, प्रकृति के नियम, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, साथ ही साथ उनसे संबंधित बहुत सारे यंत्र, उनकी बनावट कैसे है, वो किस तरीके से काम करते हैं, इन सभी पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगली चीज हमारी वैद्युत गतिकी यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फोर्थ हमारा जो ब्रांच आता है वो हमारा चौथा ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ठीक है, अब यहां पर देखो इलेक्ट्रो शब्द को देखकर आपको थोड़ा चौंकना जरूर चाहिए। ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे इसको वैद्युत गतिकी। ठीक है, ये आपने हाई स्कूल में इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा किनके नाते चलती, कुछ देखकर याद आ जाएगा आपको, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण। आपको विद्युत धारा क्यों मिलती है? इलेक्ट्रॉन के कारण। आपने ये भी पढ़ा कि अगर किसी तार में आई बहने लगे यानी कि ई के नाते बहने लगे तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। ऑस्टेट का प्रयोग आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, याद आ रहा होगा आपको। उसी आधार पर आगे चलकर हम लोग जनरेटर और मोटर वगैरह को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर मैं शुद्ध तरीके से बात करूं तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन ही हुआ, लेकिन यहां पर हम अब बोलेंगे आवेश यानी कि चार्ज। ठीक है, यहां हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो चलता हुआ चार्ज और एक रुका हुआ चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलता हुआ चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, जबकि रुका, एक मिनट, मैंने क्या बोला आपसे, जो हमारा चार्ज है अगर ये रुका हुआ होगा, स्टॉप होगा, तो इसके चारों तरफ भी आपको एक अट्रैक्शन फील होगा, और ये अट्रैक्शन जो फील होगा वो किसके नाते फील होगा मित्रों? तो जवाब है इसका, ये आपको वैद्युत क्षेत्र के कारण पैदा, वैद्युत क्षेत्र के नाते आपको पता चलेगा, ये अट्रैक्शन इसके नाते पता चलेगा, जिसको हम लोग हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और अगर यही चार्ज चलने लगे, ठीक है, मोशन करने लगे, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप हो जाएगा। तो आवेशों के बारे में हम यहाँ पढ़ाई करेंगे और वहां पर बहुत सारे नियम देखेंगे जो कुछ आप पीछे पढ़ भी चुके होंगे और आगे चलकर सेकेंडरी में पढ़ेंगे, जैसे गॉस के नियम,
एम्पियर के नियम, कूलाम साहब के नियम, मैक्सवेल के नियम, मैक्सवेल के 4 पॉपुलर समीकरण, ये सब आपका इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इन सभी चारों ब्रांचेज को अगर मिलाकर पूछा जाए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मित्रों क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने ज्यादातर बातें जो की हैं वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की हैं, स्थूल की हैं। अगर मैं अब इसको एक छोड़ दूं तो ज्यादातर हम ऐसी बातें इसमें कर रहे होंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी भी कहा जाता है। ठीक है, भौतिक कहा जाता है। ये सारे चारों ब्रांच उसी के अंदर आते हैं। अब इसके आगे की पढ़ाई जो है, ये अगर मैं ऐसे भी कहूं, अगर ईयर वाइज में थोड़ा सा बांट लूं तो 1900 पहले की जो थ्योरी चल रही थी वो चिरसम्मत फिजिक्स की हैं, और 1900 के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो अगला फिजिक्स है जिसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, या हम इसी को कहते हैं क्वांटम भौतिकी। इसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स यानी कि नया फिजिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, इस नए फिजिक्स में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? ठीक है, तो एक हुआ आपका क्लासिकल फिजिक्स जिसके अंदर मैंने 4 नाम लिए। क्या क्या नाम लिया? यांत्रिकी, मैकेनिक्स, उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, प्रकाश की, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वैद्युत गतिकी। और इन चारों को एक साथ अगर बोला जाए कि सर क्या कहा जाएगा, तो जवाब है क्लासिकल फिजिक्स बोला जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले कहानी की तरफ जिसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, एक मिनट, क्वांटम भौतिकी। ठीक है, या इसी को हम लोग क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी अगली ब्रांच हो जाने वाली है। ठीक है, अब इस क्वांटम फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो एटम है वो किस तरीके से बना हुआ। तो आपने वहां पढ़ा यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये इतने आसानी से कहानी क्लियर होकर नहीं आई थी। आपको याद होगा पहले डाल्टन साहब का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड साहब का मॉडल आया, याद आ रहा है, फिर नील बोर साहब आए। ठीक है, ये सब कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें चर्चाएं आई इलेक्ट्रॉन की, उसमें चर्चाएं आई प्रोटॉन की, उसमें चर्चाएं आई न्यूट्रॉन की। आगे चलकर भविष्य में हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण आगे चलकर मिले, जैसे मेसॉन कण भी मिले। ठीक है, इन्हीं की पढ़ाई जब हम करने लगे तो ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं। कौन सी हैं? माइक्रोस्कोपिक, इतनी छोटी की आंखों से दिखाई देती नहीं, यानी कि सूक्ष्म है। ठीक है, सूक्ष्म कण है ये। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ये, यानी कि सूक्ष्म कण है ये। अगर इनकी पढ़ाई हम करना शुरू करते हैं तो ये सारी बातें क्या आती हैं? क्वांटम भौतिकी के अंदर। किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणुविक संरचना, उसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यानी कि नाभिकीय संरचना कैसी है, इन्हीं सब की पढ़ाई किसके अंतर्गत आती है? हमारी क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, आइए चलते हैं। हम बड़ा ही एक कॉमन सा शब्द यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी। क्या यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स बहुत बार लोग ऐसा यूज करते हैं, देखिए शब्द टेक्नोलॉजी। ठीक है, कहते हैं फला देश की टेक्नोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब हिंदी में हम लोग प्रौद्योगिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो कौन ही गया होगा, यानी कि टेक्निक वो कहां से डेवलप होती है? फिजिक्स से। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो गलत है। अब मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। कभी कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी आती है और कभी कभी टेक्नोलॉजी से फिजिक्स डेवलप होती है, यानी कि कभी कभी भौतिक प्रौद्योगिकी को जन्म दे देता है और कभी कभी प्रौद्योगिकी फिजिक्स को यानी कि भौतिकी को जन्म दे देती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप कहेंगे सर बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर बताइए तो हम थोड़ा सा समझ पाए। ठीक है, चलिए जरा। अब अगर मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स की, अगर हमें थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानकारी है, यानी कि ऊष्मा कैसे चलती है, ऊष्मा गतिकी के बारे में जानकारी है, तो हम बड़े ही आराम से बता सकते हैं कि इंजन कैसे बनेगा, यानी कि रेल इंजन कैसे बनेगा, मोटर इंजन कैसे बनेगा, ये हम इससे डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फिजिक्स है और इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं?
एक इंजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमें ऑप्टिक्स की जानकारी हो, किसकी जानकारी हो, ऑप्टिक्स की जानकारी हो, यानी कि प्रकाशिकी की जानकारी हो, तो आपको मालूम है हम नेत्र विकार दूर कर सकते हैं, किसी के आंखों में आई डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा लेंस लगेगा। इसके अलावा पोलराइड वाले चश्मे बना सकते हैं, ऐसे चश्मे, ठीक है, पोलराइड चश्मे यानी कि गॉगल्स, पोलराइड गॉगल्स, जिनको लगाने से यूवी रेज हमारी आंखों तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाएंगी, वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स की जानकारी होगी तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जिसमें हम उसे संयुक्त रूप से बोलें तो लीवर निकाय बोल सकते हैं, यानी कि लीवर सिस्टम बोल सकते हैं। कहेंगे सर जी लीवर तो हमारे पेटे में है ना, खाना वाना पचा कामे वामे वाला कुछ पाचक रस वगैरह छोड़ता है। जी नहीं, ये लीवर सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसको आप गियर बोलते हैं। आप गियर लगाते हैं गाड़ी, जहां जहां गियर लगाते हैं वो सब लीवर सिस्टम के अंतर्गत आता है, या जहां जहां ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप ब्रेक कहां लगाते हैं, गाड़ी में लगाते हैं। आप किसी चीज को उठाने के लिए, बहुत भारी चीज के लिए क्या यूज करते हैं, क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट किससे निकले हैं, लीवर सिस्टम से। और लीवर सिस्टम कहां से निकला है, मैकेनिक्स की मदद से, यानी कि यांत्रिकी की मदद से। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें। आज हम अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी हमें हो जा रही है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भौतिक से यानी कि वो चीजें जो आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत और चुंबकीय चीजों से ताल्लुकात रखती हैं एक साथ, तो उनकी जानकारी के साथ हम छोटे छोटे चिप्स बना चुके हैं, जिनमें मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं। और जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे, आपने सुना होगा चार्ल्स बेबेज साहब ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था, पूरे इस कमरे के बराबर था, और उससे केवल जोड़ घटाना गुणा भाग यानी कि बेसिक ऑपरेशंस होते थे। आज आप छोटा सा लैपटॉप बना ले, लैपटॉप का भी छोटका भाई बना लिए हैं। ये सब किसके नाते, इन चिप्स के नाते और इन जानकारियों के नाते। तो ये जो फिजिक्स है वो हमें टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस करता चला जाता है। जैसे मैं और सिंपल एग्जांपल दूं, पहले पंखा था, वो केवल वो हवा देता था जो पीछे पाता था, उसी को खींचकर फेंकता था। फिर आपने कूलर डेवलप किया, कूलर में पीछे आपने ठंडा क्रिएट कर लिया, वो ठंडी हवा फेंकने लगा। और डेवलप किया, एसी बना लिया। समझ में आ रहा है? और आज तो आपने ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करने वाला इंजन बना लिया। तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे फिजिक्स जानने के साथ साथ डेवलप होती चली जाती है। तो इतने सारे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए। इसका एक और भी बढ़िया एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि आजकल बम बहुत पटके जा रहे हैं, उत्तर कोरिया वगैरह तमाम घटनाएं आप सुनते होंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन और फिशन, ये दो शब्द हैं, आपने इसको सुना होगा, यानी कि नाभिकीय विखंडन और संलयन, ये आपने सुना होगा। इनकी मदद से आज के डेट में हम लोग परमाणु बम और हाइड्रोजन बम डेवलप कर रहे हैं, जो विनाश के भी कारण है। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की जानकारी से और क्या फायदा है, तो जवाब है हम एक चम्मच यूरेनियम से किसी शहर की लाइट को 10-12 साल तक भी चला सकते हैं। तो ये भी देर न्यूक्लियर फ्यूजन की ही है, जहां एक तरफ विनाश कर रहा है। देखिएगा, फिजिक्स की अच्छी जानकारी तो आपको विकास देगी। जैसे मैं यहीं पर दे रहा हूं एग्जांपल, एक चम्मच यूरेनियम से आप किसी शहर की इलेक्ट्रिसिटी न जाने कितने सालों तक चला सकते हैं। लेकिन इसी यूरेनियम से अगर आपने यूरेनियम बम यानी कि एटम बम बना लिया, तो इस स्थिति में आपके लिए वो विनाशकारी हो जाएगा, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपने सुना हो तो हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था इस तरीके का, और आज भी वहां बच्चे अपंग पैदा होते हैं। इतना इफेक्ट है उस बम का आज भी, कि वहां पर दिखता तो नहीं है पर रेडिएशन चल रहा है, और बच्चे आज भी वहां अपंग पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि बहुत लोग कह रहे होंगे सर टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को कैसे जन्म दिया, ये भी तो बताइए जरा। ये मैंने नहीं समझ में आ रहा कि सर टेक्नोलॉजी फिजिक्स को जन्म दे देगा, ये कैसे हो सकता है, ये मुझे थोड़ा सा पच नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जांपल, मोशन ऑफ क्लॉक। पहले क्लॉक खोजी गई, घड़ी खोजी गई, ठीक है, और घड़ी की गति देखी गई, घड़ी कैसे गति करता है। अच्छा ये बताओ, कोई तेज चल रहा है धीरे, ये आप कैसे जानते हो, समय से। ठीक है, अगर कोई 2 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है और कोई 2 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो कौन तेज चल रहा है? आप कहोगे सर जी 20 किलोमीटर वाला। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट पैदा होगा वेग का, यानी कि वेलोसिटी का। यहां कॉन्सेप्ट पैदा होगा एक्सेलरेशन का, यानी कि त्वरण का। और ये सारी चीजें किसकी मदद से पता चल पाएंगी? टाइम की। और टाइम किससे पता चल पाएगा? क्लॉक से। तो गैलीलियो साहब ने वेलोसिटी यानी कि v और एक्सेलरेशन की स्टडी यानी कि का अध्ययन इसी की मदद से किया था। किसकी मदद से किया था? क्लॉक की मदद से किया था। तो देखिए, पहले घड़ी आई, यानी कि पहले टेक्नोलॉजी आई, फिर फिजिक्स आया।
आप सोच रहे होंगे सर ऐसा एक ही है, ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं होंगे, कहेंगे नहीं भैया बहुत सारे हैं, ठीक है। एक नियम होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आप मास पढ़े होंगे, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण, हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हम बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब आवेशों का संरक्षण, यानी कि चार्ज ना तो बढ़ता ना ही घटता है। इस कॉन्सेप्ट पर मिल्कन साहब ने एक आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। उस आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, आयल भर दिया था और जैसे आप सेंट मारते हैं वैसे यहाँ पर स्प्रे की व्यवस्था कर दी थी, उसी से सुख सुख कर कर ये आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और इसी आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने आगे चलकर इलेक्ट्रॉन की खोज करवाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवाई। तो इसलिए पहले क्या आया था, तो जवाब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट, और बाद में क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स दिया, यानी कि फिजिक्स कभी टेक्नोलॉजी देता है और टेक्नोलॉजी कभी फिजिक्स। जहां फिजिक्स हमारे लिए एक अच्छा कह सकते हैं सर्वेंट है, यानी कि दास है हमारा, क्योंकि दास क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है जिनके आधार पर हमारे घर में पंखा चल रहा है, एसी चल रही, कूलर चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, ठीक है, कार चल रही है। वहीं पर विनाश का भी कारण है, ठीक है, जैसे विनाश के कारण मैंने आपको एटॉम बम, हाइड्रोजन बम का एग्जांपल दिया, अगर उनका गलत उपयोग हो गया तो वो खुरापाती भी हो जाएंगे। उसी चाकू से आप कोई चीज काट सकते हैं, ठीक है, उस पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाकर उसी चाकू से किसी की हत्या भी कर सकते हैं। तो समझ जाइए आप बहुत ही आसानी से कि जहां फिजिक्स का अच्छा उपयोग मानवता का विकास करता है, वहीं इसका दुरुपयोग मानवता को तबाह और समाप्त भी कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं, वो है बल, ठीक है, यानी कि फोर्स। आप सभी ने पढ़ा है छोटे क्लास में कि फोर्स यानी कि बल किसे कहते हैं, ठीक है, बल किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पुश और पुल, पुश और पुल, यानी कि ढकेल या खिंचाव, ढकेल या खिंचाव को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। पर ये बल भी बड़े भांति भांति के हैं, कहीं छोटे छोटे चीजों के बीच में लगे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कहीं लगने वाला कोई बल होगा, कहीं पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला होगा, या किसी ग्रह के बीच में यानी कि प्लैनेट्स के बीच में लगने वाला होगा, कभी आदमी के बीच में, और मैं कह सकता हूँ किसी फेविकोल या किसी गम के बीच में, किसी सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला फोर्स होगा। तो इन फोर्सेस के बहुत सारी वेराइटीज हैं, आगे चलकर आप बहुत सारी वेराइटीज पढ़ेंगे भी, लेकिन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट या मेन फोर्सेस की, तो हमारे पास गिने चुने बल हैं जिनको हम स्पेशली पढ़ेंगे। वो पहले उसमें सबसे पहला बल जो हमारा आएगा, वो पहला बल हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। आप समझ रहे हैं पृथ्वी यहां है, ठीक है, और सूर्य उससे न जाने कितनी दूरी पर है, फिर भी आपने सुना होगा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के नाते ये हवा में लटकी है और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी काट रही है। तो ये फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, वो डिपेंड करता है वस्तु के मास के ऊपर, m1 पर और m2 पर। यानी कि अगर दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाले बल की बात की जाए, यानी कि फोर्स बिटवीन टू मासेस की बात की जाए, तो वो बल यानी कि वो फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये किस पर डिपेंड करता है मित्रों, m1 पर, ये डिपेंड करता है m2 पर, उन दोनों पर, और साथ ही उनके बीच में जो डिस्टेंस हो उसके दूरी पर, वो भी इनवर्सली। दूरी बढ़ती है तो देखा गया है अट्रैक्शन घटता है, दूरी कम होती है तो लगता है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके इनवर्सली स्क्वायर पर। अब इन्हीं को जब हमने मिलाया था तो हमने हाई स्कूल में पाया था कि यहाँ पर सर एक कांस्टेंट k आएगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर आएगा। इसी को हटाकर आगे चलकर आपने g लिखा था, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से आपने जाना। तो ये फॉर्मूला था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये सदैव अट्रैक्टिव होता है, इसमें कभी रिपल्सिव नहीं होता। अगर कोई पूछे क्या सर दो मास कभी एक दूसरे को ढकेल भी सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, जवाब है नहीं। दो मासेस के बीच में हमेशा और हमेशा आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स ही काम करता है, ठीक है। इसी बल के कारण हम भी पृथ्वी से चिपके रहते हैं। हम हवा में क्यों नहीं उड़ पाते, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको उससे बांधे रखता है, हमको दूर जाने नहीं देता है, ठीक है। अगला हमारा है नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय बल।
पर हमारा पहला फोर्स हमने लिख दिया F G m1m2/r²। ऑलवेज अट्रैक्टिव, इंपॉर्टेंट बात याद रखे रहिएगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। हमेशा ये आकर्षण बल ही होगा, ये हमेशा आकर्षण बल होता है, हमेशा आकर्षण बल, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है सेकंड फोर्स की बात अगर हम करें तो सेकंड फोर्स हमारा होता है विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किनके बीच में लगता है मित्रों? तो जवाब है दो आवेशों के बीच में लगता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। अगर दोनों चार्ज प्लस हैं तो उनके बीच में मित्र रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्रतिकर्षण होता है। अगर दोनों ही माइनस हैं तब भी उस स्थिति में भी ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। और अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस, या एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर अट्रैक्शन होगा यानी कि आकर्षण होता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, यानी कि रिपल्सन होता है, ठीक है। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि समान यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब ये कितने से आकर्षित कर रहे हैं, इसका अमाउंट जानना हो तब कहेंगे सर दोनों चार्जेस की वैल्यूज पर, उसके मैग्नीट्यूड पर ये फोर्स डिपेंड करता है, डिपेंड करता है Q1 पर, डिपेंड करता है Q2 पर। यहां भी वही चमत्कार देखा गया इनवर्स लॉ का, कि अगर दूरी कम करें सर तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, दूरी बढ़ा देते हैं यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं तो प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, सॉरी प्रतिकर्षण या आकर्षण घट जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। फिर इनको मर्ज करते तो एक फॉर्मूला मिलता है K Q1 Q2/r²। इस K के बारे में आगे चलकर हम लोग पढ़ाई करेंगे सेकेंड ईयर में, और इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा भी हम एक और नाम से जानेंगे, इसे कूलाम बल यानी कि कूलाम्बियन फोर्स भी बोला जाएगा, ठीक है। इसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम था कूलाम, उन्हीं के नाम पर इसे कूलाम्बियन फोर्स भी कहा गया, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हो गए, एक मास के बीच में काम करता है तो दूसरा चार्ज के बीच में काम करता है। मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये शायद नीचे चला गया ज्यादा, तो इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला आपका, यहाँ पर साइड में आ रहा है फॉर्मूला, क्या है आपका इसके लिए? F बराबर K Q1 Q2/r²। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तो स्वभाव का हो सकता है। थर्ड फोर्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जब हम नाभिक के पास आते हैं, ठीक है, प्रबल नाभिक बल, तो वहां पर हम पाते हैं क्या है खासियत, जरा याद करिएगा नाभिक में क्या रहता है, ठीक है, तब हम इस पर चर्चा कर पाएंगे। इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ठीक है, इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा। हम जब नाभिक के अंदर जाते हैं तो आपको बताएगा सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो बहुत सारे पी रहते हैं, बहुत सारे पी रहते हैं, बहुत सारे एन भी रहते हैं इसमें, ठीक है। अब ये पी किस स्वभाव के हैं, तो जवाब है प्लस। तो सर जी यो प्लस 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 कुल प्लस है, तो सर जी नाभिक को तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिपेल कर एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भाग जाएंगे, तो नाभिक भी क्या करेगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा कैसे चमत्कार हुआ? तो देखा गया कि अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को 10⁻⁻15 मीटर से कम रेंज तक एक दूसरे से ऐसे दबा कर रख दें, चाप कर रख दें, ऐसे दबा दें, तो उस स्थिति में इनका स्वभाव बदल जाता है। 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी के होंगे तो ये प्लस प्लस याद रखेंगे कि हमारे बीच में रिपल्सन होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए, जो कि कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ज्यों हम दूरी 10⁻⁻15 से कम करते हैं, ये प्रकृति में चमत्कार देखा गया, ये अपना स्वभाव भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, वो बजाय एक दूसरे के प्रतिकर्षित करने से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। ये सभी बलों में सबसे स्ट्रांग होता है, नंबर 1 पर होता है, लेकिन इसका रेंज निर्धारित है। पहले नंबर पर ये है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल है,
एक तीसरे तरीके का भी बल है जिसे हम क्षीण नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हम अभी बहुत ज्यादा नहीं जाने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है, हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल है यूरेनियम, रेडियम वगैरह, इनसे कुछ कण निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इन कणों के बीच में कुछ फोर्सेस लगते हैं जिन्हें हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफी वीक होते हैं और कम परास तक ही ये काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा बल सबसे स्ट्रांग है और उनका क्रम क्या है, तो आइए देखते हैं वो क्रम हमको क्या दिखाई देगा। तो सबसे पहले और सबसे कमजोर बल का नाम लेते हैं, वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 पर गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे कमजोर बल। उससे स्ट्रांग होता है क्षीण नाभिकीय बल, मैं अभी इसको इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। ठीक है, और उससे भी स्ट्रांग होता है कूलाम बल। ठीक है, आप कूलाम कह सकते हैं क्योंकि मैं जान रहा हूं आप समझ चुके हैं। और उससे भी स्ट्रांग होता है आपका नाभिक बल यानी कि स्ट्रांग नाभिकीय बल। ठीक है, स्ट्रांग नाभिकीय बल यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल, सबसे छोटा, सबसे वीक बल, उससे बड़ा, उससे स्ट्रांग वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे स्ट्रांग कूलाम बल, कूलाम फोर्स, उससे स्ट्रांग या सबसे स्ट्रांग स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन याद रखे रहिएगा, ये इसको मात दे देगा कब? जब रेंज होगा 10⁻15 से ज्यादा होगा तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर इस रेंज से कम है तो ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमारे प्रकृति में ये जो बल हैं, वो नेचर में हमारे जो ये बल हैं, वो जिस रेशियो में बटे हैं वो ध्यान दीजिए। अगर हम अपने आसपास एनालिसिस करें तो एक मामले में अगर कंपेयर करें कुल मामलों का, तो हम पाएंगे इन फोर्सेस के बीच में एक रेशियो है। वो रेशियो कितना है? गुरुत्वाकर्षण के लिए 1, वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए 10⁻25, इसके लिए 10⁻36 और इसके लिए 10⁻38। इसका मतलब क्या है? आप शायद समझने में थोड़ा अटपटा आपको लग रहा हो रेशियो। तो इस रेशियो से मतलब मैं आपको बता दूं, इस रेशियो के कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा जगहों पर क्या पाया जाता है? नंबर 1 पर प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद प्रकृति में सबसे सेकंड प्लेस पर पाया जाने वाला बल 10⁻36 केसेस में कूलाम बल, उसके बाद क्षीण नाभिकीय बल, और सबसे कम मामलों में क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक कंपेयर है। ठीक है, ये सभी बल किसी न किसी कह सकता हूं पार्टिकल के कारण ही डेवलप हुए हैं। उन पार्टिकल को यानी कि कणों को हम अभिलक्षणिक कण कहते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाते डेवलप होते हैं। जैसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पार्टिकल के कारण डेवलप हुआ है, तो उसके लिए है ग्रेविटेनो। क्या है? ग्रेविटानो। आप याद करिए अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल से क्या आया? ग्रेविटानो। तो ग्रेविटानो कण के कारण या ग्रेविटानो पार्टिकल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ है। ठीक है, अगर कोई पूछे ये किसके नाते पैदा हुआ, तो ये कारण हो गया। ठीक है, अब कोई पूछे कि सर जी ये कूलाम बल किसके नाते पैदा हुआ है? ठीक है, ये किसके नाते? तो कूलाम बल का ताल्लुकात आवेश यानी कि चार्ज से है। और ये चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं? तो आवेशों के बीच जब फोटान, ठीक है, फोटान का विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है, तब यह कण क्रिएट होता है और वहां पर बल कौन सा पाया जाता है? कूलाम। अब आपके लिए फोटान नया चीज है, तो सुनिएगा, फोटान कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है, जिसको आप धूप बोलते हैं, वो एक एनर्जी का पैकेट होता है, बंडल होता है। ठीक है, जो हमें पता है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जिसका मान h न्यू होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। तो आप ज्यादा डेप्थ में मत जाइए, आगे चलकर सब आपको पढ़ना है। केवल ये जानिए कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो एक एनर्जी का पैकेट लिए हुए चलता है। वो हर एक पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। जब ये फोटान आवेशों के बीच घुसते हैं, तब हमें उसके विनिमय से विद्युत चुंबकीय बल मिलता है। अब कोई पूछे प्रबल नाभिकीय बल किससे मिलेगा, तो आप ये बताइएगा, आपको नाभिक यानी कि न्यूक्लियर का संबंध किससे है? न्यूक्लियस से है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उन्हें आप न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में भी हिंदी में भी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। तो अगर इन्हीं न्यूक्लियनों के बीच
ठीक है, मेसानों का विनिमय हो जाए। किसका हो जाए मित्रों? मेसान का विनिमय हो जाए। ठीक है, ये भी एक कण है, अगर इनका विनिमय न्यूक्लियानों के बीच हो जाए तो हमें प्रबल नाभिकीय बल मिलने लगता है। ठीक है, और जबकि आपका जो क्षीण नाभिकीय बल है वो बोसानों के कारण मिलता है। अब इसका नाम बोसानो क्यों पड़ा इस पार्टिकल का, तो सुन लीजिएगा। बोस साहब ने बोसानो के बारे में बताया था। बोस हमारे यहाँ के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु बोस, उन्हीं के नाम पर बोसान पड़ा। ठीक है, तो ये बोसान कणों के विनिमय से बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर बल के पीछे कोई ना कोई एक पार्टिकल कारण है और वो पार्टिकल हमारे लिए उस बल को पैदा करता है। ठीक है, अब ये बल भी दो प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है हेडिंग हमारा। ये बल भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संरक्षी और एक होते हैं असंरक्षी। ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आने वाला आगे। तो एक है संरक्षी बल यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षी बल। ठीक है, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी बल कैसे बलों को कहते हैं, कंजर्वेटिव बल किसको कहते हैं? जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर नहीं डिपेंड नहीं करता। जैसे आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, याद करिएगा जरा। अगर यहां पर हमने यानी कि एक पिंड ले लिया और इसको ऐसे घुमाते टहलाते ऐसे लेते हुए यहां लाकर गिरा दिया, अब यहां से यहां तक की हाइट थी 10 मीटर। ठीक है, लेकिन हम जो ऐसे घुमा घुमा कर ला रहे थे, ये मान लेते हैं ऐसे घुमा कर लाने के नाते ये 25 मीटर, रास्ते की लंबाई बढ़ गई। अब अगर हम आपसे पूछे कि सर अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यानी कि स्थित ऊर्जा कितनी होगी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा mgh। इस समय आप h के लिए 25 का यूज करेंगे या 10 का? तो आंसर है सर 10 का यूज किया जाता है। हमें के लिए मतलब होता है यहां से कितना ऊंचा है, इस रास्ते को आप इसे नचाते रहो 100 मीटर के लिए, उसे हमसे मतलब नहीं है। फॉर्मूला हमारा जो h होता है वो सिर्फ इस बात से ताल्लुकात रखता है कि हमारी सीधे सीधे फाइनल और इनिशियल में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो इस तरीके का जो बल होगा वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। आप कितनों घुमाओ, हम इनिशियल और फाइनल से मतलब रखेंगे। क्लियर हो गया? ऐसे बल जो होंगे वो कंजर्वेटिव बल कहलाएंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि mg का मतलब क्या है, ये देखो mg आपका बल ही तो है मेरे दोस्त, ये f क्या है? mg ही तो है, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण ही बल है। ठीक है, तो ये आपका संरक्षी बल हो जाएगा। कूलाम बल, स्प्रिंग बल, चुंबकीय बल, ये सारे के सारे हमारे संरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। असंरक्षी बल ये डिपेंड करते हैं कि रास्ता कैसा है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जब हम किसी चीज को चलाते हैं, जैसे आप अपना हाथ रगड़ कर इसको फील कर सकते हैं, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठीक है, जब आप ऐसे हाथ रगड़ेंगे, ऐसे ही अगर किसी मेज पर हम किसी चीज को रख दें और उसको चलाएं, कोई ब्लॉक है, टुकड़ा है, कुछ भी है, तो इसको चलाएंगे तो इनके और इनके बीच में एक घर्षण होगा जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। आप क्लास 9th में पढ़े हैं, एक फ्रिक्शन होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो इसकी एनर्जी को लगातार कम करेगा। तो आप जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी कम होगी। वहां देखिए एनर्जी का कोई ताल्लुकात नहीं था, जब आ रहे हैं आपकी एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी, हाइट पर केवल डिपेंड करेगा आप कितनी ऊंचाई पर हैं। पर यहाँ जितना दूर आप जाएंगे आपकी एनर्जी का भी लॉस होगा, इसलिए यहां पर बल जो है वो रास्ते पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है। क्लियर हो गया? ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव, जो कि रास्ते पर डिपेंड करता है। अंतिम हेडिंग के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भौतिक नियम जो है वो सबके ऊपर चलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्थूल यानी कि मैक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक, सभी पर यह नियम बराबर रूप से काम करता है। ठीक है मित्रों, लेकिन इसका सबसे जो प्यारा नियम है वो संरक्षण नियम है, वो आप पढ़ते आ रहे हैं। मैं एक एक बार बस याद कराऊंगा आपको, आपने बचपन से ही पढ़ा है, इनका सबका नाम आपने सुना होगा, जैसे ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये नियम क्या होता है? संरक्षण का मतलब पहले क्या होता है, सवाल ये उठता है। तो संरक्षण का मतलब ये होता है कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो कुछ निश्चित शर्तों के साथ कहीं पर लगातार उनका मान फिक्स रहता है, ना वो बढ़ता है ना वो घटता है। ऐसे चीजें आपकी संरक्षित कहलाती हैं यानी कि कंजर्वेटिव कहलाती हैं, जिनका मान बढ़ता घटता नहीं है। अगर बढ़ेगा घटेगा तो कहीं ना कहीं से बैलेंस हो रहा होगा। ठीक है,
इसी में जो हमारा पहला नियम आता है वो हमारा सबसे पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। अगर आपका एफ जो है वो कंजर्वेटिव है, जैसा मैंने अभी अब आपको बताया, कौन सा कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से बल, जरा एग्जांपल बोल सकते हैं मन ही मन, क्या क्या? कूलाम फोर्स, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे फोर्स किसके एग्जांपल है? कंजर्वेटिव के। तो अगर F कंजर्वेटिव है तो वहां उसके द्वारा जो एनर्जी क्रिएट होगी वहां पर जरूर ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ना तो बढ़ेगी ना ही घटेगी। आपको याद होगा इस तरीके से, मैं एग्जांपल थोड़ा याद कराता हूं 9th का। अगर मैं मान लूं इस ऊंचाई पर 300 जूल ऊर्जा है और ये पूरी की पूरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और ये कुछ नीचे गया तब भी इसकी ऊर्जा 300 ही पाई जाएगी, बशर्ते अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो सकता 200 हो जाए और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 100, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा वेग यानी कि वेलोसिटी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, आपने पढ़ा होगा। यहां पर आए तो हो सकता है अभी भी इसका मान 300 ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक, और जितना ही ज्यादा आप गिराएंगे किसी पिंड को, जितना ही नीचे जाने का मौका देंगे उसकी स्पीड उतनी बढ़ती जाती है। हो सकता है ये 100 हो जाए, ये 200 हो जाए, और जब ये पूरा जमीन से टकराएगा उस समय 300 जूल मिलेगा और आपको पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुका होगा और काइनेटिक एनर्जी अकेले ही अकेले 300 हो चुका होगा। तो ये एग्जांपल किसका है? ऊर्जा संरक्षण नियम का, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये गिरता हुआ पिंड अगर है तो वो इस नियम का पालन करेगा, उसकी गति के या गिरने के दौरान हर क्षण उसकी एनर्जी जो होगी कंजर्व रहेगी। ऐसे ही रेखीय संवेग का नियम है, रेखीय संवेग संरक्षण है, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। आपने क्लास 9th में पढ़ा है मोमेंटम का फॉर्मूला या संवेग का फॉर्मूला, जिसे आपको बताया गया होगा mv, ठीक है। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर जहां बाहरी बल शून्य हो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, और वहां कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो टक्कर का, जैसे एक बॉल लिया मैंने m1 और एक बॉल लिया m2, ये चल रहा था u1 से, ये चल रहा था u2 से, और लड़े ये दोनों एक दूसरे से टकराए। टकराने के बाद हमने देखा ये मास तो नहीं बदला, ठीक है, लेकिन वेग बदल गया, v1 से ये v2 से चलने लगा। तो अगर मैं पूछूं सर जी लड़ने के पहले कितना संवेग था और लड़ने के बाद, तो हम पाएंगे कि लड़ने के पहले और लड़ने के बाद दोनों के वैल्यूज कैलकुलेट करने पर सेम आएगा, यानी कि m1 u1 इसका संवेग यानी कि इसका मोमेंटम, इसका जोड़, इसका संवेग पहले वाले का m1 v1, दूसरे वाले का m2 v2, इन सबको जोड़ने पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी? दाएं और बाएं की सेम आती है। इसको हम लोग रेखीय संवेग नियम कहते हैं। फिर आगे चलकर कोणीय संवेग संरक्षण पढ़ेंगे, जिसके बारे में आगे चलकर आप पढ़ेंगे। टाउ अगर 0 होगा तो कोणीय संवेग भी 0 होगा। अभी आपने कोणीय संवेग पढ़ा नहीं है, इसलिए इस पर मैं कुछ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। फिर आपने चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ये आपका है मास एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। इसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है, याद आ रहा है? E बराबर mc स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था अगर द्रव्यमान नष्ट होगा, मास नष्ट होगा तो एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे कोयला आप जलाते हैं तो उसका मास खत्म हो रहा है और एवज में आपको हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनर्जी भी कंज्यूम करेंगे तो वो एनर्जी मास भी क्रिएट करेगा, यानी कि एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्टिबल है, इसलिए इसको मास एनर्जी कंजर्वेशन या आगे चलकर मास एनर्जी रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलकर अगला जो हमारा संरक्षण नियम बनेगा वो आवेश संरक्षण है। आवेश संरक्षण नियम है हमारा अगला, ठीक है। आवेश संरक्षण का मतलब हुआ हमारा चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। यह भी देखा गया कि चार्ज कभी भी किसी निकाय में बदलता नहीं। अगर एक क्लोज्ड निकाय है यानी कि क्लोज्ड सिस्टम है, बंद सिस्टम है, तो उस सिस्टम में पहले और बाद में आवेश का मान सेम होगा। जैसे मैं एक आपको बता रहा हूं गामा, ये गामा कण जब अपने आप को खत्म करता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता मित्रों, तो ये एक E+ देता है और एक E-। अभी आप ज्यादा नहीं जानते, आप इसको इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, इसको प्रोटॉन बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन, नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। अब मैं पूछूं यहाँ पर चार्ज कितना था, तो कहे 0। कहे अब, कहे सर चार्ज तो दिख रहा है, कहे ध्यान दीजिए इस पर +1 है, इस पर -1 है,
तो नेट चार्ज जो है वो अभी भी कितना है, जीरो, एक दूसरे को काट देगा। तो प्रारंभ में भी चार्ज जीरो था, बाद में भी चार्ज यानी कि आवेश जीरो है, इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। और एक जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास कंजर्वेशन यानी कि द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है, क्या पढ़ते आए हैं आप, द्रव्यमान संरक्षण यानी कि मास कंजर्वेशन, इसके बारे में आपने पढ़ा है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, C+O2 gives CO2। अगर ये 4 ग्राम है या 10 ग्राम है तो बता सकते हैं CO2 कितना मिलेगा। तो आपने पढ़ा था 10 और 4 मिला दीजिए सर, 14 ग्राम मिलेगा। याद आया, यानी कि इनिशियली जो जितना द्रव्यमान था वही फाइनली भी रहेगा। तो इसी कंजर्वेशन नियम को हम लोग क्या कहते थे, द्रव्यमान कंजर्वेशन यानी कि मास कंजर्वेशन नियम बोलते थे। क्लियर हो गया। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन नियम हमारे बड़े काम के रहे, ये कुछ नियम रहे उसमें। ठीक है, आगे चलकर अब एक सिद्धांत है जो इस चैप्टर का लास्ट है, वो है एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या कहता है कि जितने भी बल हैं वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखने में तो लगते हैं अलग अलग हैं, पर सच्चाई ऐसा नहीं है, वो अलग अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे आप जब आप पार्थिव या खगोलीय यांत्रिकी की बात करिए, यानी कि सेलेस्टियल या टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स की बात करिए, तो ये पूरा का पूरा किसके द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है, तो जवाब है सर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उसे इकट्ठा यानी कि एकीकृत किया जा सकता है। ऐसे ही वैद्युत और चुंबक है। आपको याद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसके विपरीत दिशा में क्या चलता है, करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, और जब करंट चलने लगता है तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक, यानी कि वैद्युत और मैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, उनको एक साथ जोड़ा जा सकता है। और इनको जोड़ा आगे गया और इसे हम लोगों ने विद्युत चुंबकत्व का नाम दिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इसको नाम दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल है जिसमें हमारे साइंटिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बलों को कंबाइंड कर दें। मैक्सवेल साहब ने बड़ा प्रयास किया और मैक्सवेल के 4 इक्वेशन दिए थे, जिसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इकट्ठा होकर उस 4 इक्वेशन में समा गया था। तो इस पर लगातार वर्कआउट चल रहा है, और एक दिन हो सकता है कि शायद मैं आपको जो 4-5 बल पढ़ाया वो सारे चारों 5 के बजाय मैं आपको एक बल बताऊं, और बताऊं कि ये किन स्थितियों में किन किन बलों में बदल जाता है। इसी को हम लोग एकीकरण यानी या यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर मित्रों समाप्त हो चुका है। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे दूसरे चैप्टर के वीडियो के साथ भी। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं इजाजत। आपकी लाइक्स कमेंट्स का इंतजार रहेगा, क्योंकि वो हमें हौसला अफजाई देगा। ये हमारी पहली वीडियो है भौतिक की फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में तुम्हारे काफी वीडियोस चल रहे हैं, तो इसके कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि आगे इसके कितने वीडियोस अपलोड होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।